फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि इकोनॉमी से किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड आई थिंक कि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू help you a lot in your upcoming examination. You will be able to get an idea that of what type and of what level the questions are being asked in your examination. तो इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीएससी लेवल पे होंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग जो स्टेट लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन बजट से होंगे, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से होंगे, कुछ आपके गवर्नमेंट के स्कीम्स से होंगे। तो इन सबको मिला करके एक मॉडल क्वेश्चन सेट किया गया है, एक मॉडल क्वेश्चंस को फॉर्म किया गया है आपके हेल्प के लिए कि आपको एक आइडिया मिल सके। एक प्रैक्टिस सेशन टाइप का हम लोगों ने शुरू किया है जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन भी हो जाए और आपको एक आइडिया भी लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप से एग्ज़ामिनर या किस लेवल पे जाके एग्ज़ामिनर आपको कंफ्यूज करता है और आपको कैसे उसको सॉल्व करना होता है ताकि आप अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे सके और आपका जो मेन एम है सिलेक्शन का वो आप फाइनली अचीव कर सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी से और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लेंडिंग टू। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब हो गया प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जिन्हें बैंकों की तरफ से प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिन्हें लोन दिया जाता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। एग्रीकल्चर, कृषि, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग या उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हम लोग पहले समझते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक्चुअली में इकॉनमी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया ऑन देयर इम्पोर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। नो इम्पोर्टेंस वेयर? इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कृषि, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का मतलब हो गया आपके फॉर एग्जांपल लोन टू फीमेल्स, लोन टू एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज़। ये वो लोग हैं जिनको हम वीकर सेक्शन में रखते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से आइडेंटिफाइड जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अर्थव्यवस्था में तो इनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। और डेवलपमेंट कैसे होगा? विथ फाइनेंशियल हेल्प। इनको लोन दिया जाए, इनको वित्तीय सहायता दी जाए। अब लोन कौन देगा? तो लोन देने का काम बैंकों को है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह लीजिए, आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू कर दी। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, क्योंकि ये प्रायोरिटीज़ पर हैं सरकार के, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनको पैसा देना है तो नाम पड़ गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब लोन देना, उधार देना। अब बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन इशू हो गई कि बैंक अपने लोन का जो टोटल लोन वो दे रहा है उसका 40% जो है वो इन एरियाज पे जाएगा। 40% ऑफ द टोटल लोन मस्ट बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक 100 रुपए का लोनिंग कर रहा है तो आउट ऑफ दिस 100 रुपीज 40% ऑफ दिस 100 शुड बी गिवन टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज। इन्हीं को हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। और क्योंकि इनको पैसा मिलेगा तो इनका डेवलपमेंट होगा, इनका डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी पर जाएगा। ये जो 40% दिया जाता है ये टोटल एक ही सेक्टर को नहीं दिया जाता। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर आस्क्ड टू गिव 40% टू पर्टिकुलरली वन सेक्टर, कि आपने 40%
कृषि को ही दे दिया या 40% एजुकेशन को ही दे दिया। इस 40% में भी सब क्लासिफिकेशन है कि आप कितना किस किस एरिया को देंगे। तो उस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल इन टोटलिटी 40% कहा गया कि आउट ऑफ टोटल लोन 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या आता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देखिए मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर आता है, एक्सपोर्ट आता है, एमएसएमईज आते हैं, एजुकेशन है, वीकर सेक्शन है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना आंसर टिक कर लीजिए कि एग्रीकल्चर आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं, वीकर सेक्शंस आते हैं। सो दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Now to obtain full benefits of demographic dividend, what should India do? To obtain full benefits of demographic dividend, what should India do? मतलब ये कि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे देश में डेमोग्राफिक लाभांश है, डिविडेंड का मतलब लाभांश है, उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया, डेमोग्राफी का मतलब हो गया हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन। क्योंकि भारत दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न आफ्टर चाइना, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया इज नोन एज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट जो हमारी एवरेज एज है वो 30, 32, 35 तक है। तो क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, तो ये युवा जो है, यूथ जो है, ये हमारे लिए डिविडेंड है, लाभांश है, ये हमारे लिए एसेट है। अब उसी को हम लोगों ने कह दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो पॉपुलेशन है ये हमारे लिए लाभ का काम करे, हमारे लिए प्रॉफिट का काम करे एज अ डिविडेंड। सो द क्वेश्चन इज दैट टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स इस जनसंख्या का, इन युवाओं का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। नाउ द ऑप्शन इज प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, reducing infant mortality rate, privatization of higher education। मतलब भारत में हमको स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, जो कौशल विकास है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना चाहिए, शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहिए, या उच्च शिक्षा का निजीकरण करना चाहिए। मीन्स हम क्या करें कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम 100% अपने लिए इस्तेमाल कर ले जिससे देश का विकास हो। सो द राइट आंसर इज प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। ये जो युवा है हमारे देश में, इन युवाओं में मैक्सिमम यूथ ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। हमारे क्या पॉपुलेशन डिविडेंड है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ। ये जो युवा वर्ग है जो बेरोजगार है, इसको हम जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब इन युवाओं को हमें रोजगार देना होगा। रोजगार देने के लिए हमें इन्हें कुछ ना कुछ स्किल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेशन देना पड़ेगा। जब तक इनके में कोई टैलेंट या इनके में कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई हुनर नहीं जाएगा, तब तक ये अपना सेल्फ बिजनेस भी नहीं शुरू कर पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए द राइट आंसर इज प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। देखिए जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें जो स्किल ओरिएंटेड हो, जो जॉब ओरिएंटेड हो। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना भी चलती है। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी काम भारत सरकार ने किया है पिछले 5-6 सालों में, और जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सही से, तब तक हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को 100% यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज प्रमोटिंग स्किल development. Okay, now moving to the third question. Now third question is very important question. The balance of payment of a country is a systematic record of. Now the question is based on balance of payment. Now ये वो वर्ड है जो अक्सर न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स वगैरह में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। Now the balance of payment of a country is a systematic record of, number one, all import and export transactions of a country during a given period of time, normally a year.
गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू द अदर, एंड द कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देश के सभी आयात निर्यातों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो कि एक वर्ष में हुआ होगा। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जो वस्तुओं का देश ने एक्सपोर्ट किया है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, एक सरकार और दूसरे सरकार के बीच में जो आर्थिक लेन देन हुआ है। या कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पूछी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिभाषा होती है ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। नॉर्मली अ ईयर का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन होगा ऑफ अ कंट्री, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डन बिटवीन द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मीन्स जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जो भी हमारा लेन देन हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बनता है ये बेसिकली एक शीट टाइप में होती है जो आईएमएफ के गाइडलाइन पे बनती है। नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली डिजाइंड ऑन द गाइडलाइन ऑफ आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक का है। हर देश का सेंट्रल बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करता है। नाउ इन इंडिया दिस जॉब इज डन बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली में दो अकाउंट होते हैं। कुछ ये इस तरीके से ये रहता है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो अकाउंट होंगे। नो, वन इज योर करंट अकाउंट and the second is your capital account. Clear? On the one side you will have the current account and the other side you will have the capital account. Now in the current account you will have visible and invisible items. Now visible मतलब export and import of goods, जो यहाँ पर वस्तुओं का लेन देन हो रहा है वो विजिबल आइटम में आएगा। अब वस्तुओं का लेन देन होगा तो पैसा आएगा पैसा जाएगा, तो पैसा आएगा जाएगा वो इस करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। कितना आया कितना गया, एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट कितना, इंपोर्ट किया हमने तो खर्च किया, एक्सपोर्ट किया हमने तो इनकम हुई, तो वहाँ पर यहाँ प्लस होगा माइनस होगा। इस तरीके से करंट अकाउंट इधर बनती है। इनविजिबल आइटम का मतलब हो गया जो अदृश्य है, मतलब हम कुछ चीज़ें आपसे ले दे रहे हैं बट वो इनविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल योर सर्विस सेक्टर, तो ये जो सर्विसेज हैं ये हम बेसिकली इनविजिबल आइटम्स में लिखते हैं, और जो गुड्स होती है वो हम बेसिकली विजिबल आइटम में लिखते हैं। अब सर्विस हो गया आपका, इनकम हो गया आपका, ट्रांसफ़र हो गया, ये सब इनविजिबल में आएगा। सर्विस आता है आपका, इनकम आती है आपकी, ट्रांसफ़र आता है आपका, ये इनविजिबल में हो गया ना। इनकम फिर तीन पार्ट में ब्रेक हो जाती है। इनकम जो है हमारी ये तीन पार्ट में ब्रेक होती है ना। इनकम तीन पार्ट में कैसे ब्रेक होती है, एक होगा प्रॉफिट, आपको लाभ हुआ, फिर एक होगा आपका डिविडेंड है, जैसे मींस लाभांश, आपको कहीं से लाभ मिल गया तो आपको डिविडेंड हो रहा है। फिर आपका इंटरेस्ट है, आपने किसी को उधार दे रखा था वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल गया। और ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस REMMITTANCE रेमिटेंस, और फिर दूसरा आएगा गिफ्ट। तो ये आपका विजिबल करंट अकाउंट का पार्ट हो जाता है। करंट अकाउंट में ये चीज़ें आती है, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। ना कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, द अदर साइड में कैपिटल अकाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन, अदर डिपॉजिट्स। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल लोन, एक इन्वेस्टमेंट आएगा, लोन आएगा, आपके अदर डिपॉजिट्स आ जाएंगे, जो आप अदर डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिट आ जाएगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक तरीके से इन शॉर्ट आपका जो
शीट तैयार होती है वो इस तरीके से होती है, और इसको तैयार करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है एज पर द गाइडलाइन ऑफ IMF। हर देश का सेंट्रल बैंक करता है, इंडिया में ये RBI का काम होता है। जो भी ट्रांजैक्शंस होती है सब डॉलर्स में शो होती हैं, जस्ट टू हैव द यूनिफॉर्मिटी। So the right answer of question number 3 is your A, that the balance of payment of a country is a systematic record of all import and export transaction of a country during a given period of time, normally a year. So this is very important question, इसको please आप ध्यान रखिएगा। Now moving on to the next question, that is question number 4। तो क्वेश्चन 4 ये कह रहा, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम लोग MSF कहते हैं, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी appears in news are used in relation to, that is banking operation। okay, मतलब marginal standing facility and NDTL, that is net demand time liability, ये जो दो टर्म हैं MSF और NDTL के, ये टर्म किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, दैट इज विथ बैंकिंग। नो MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। 2011-12 में ये आया, RBI की एक फैसिलिटी आई थी जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट लोनिंग करता है टू बैंक्स। मींस एक दिन के लिए फॉर 24 आवर्स एक दिन के लिए लोनिंग दी जाती है बैंकों को, उसी को हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। NDTL क्या होता है? दैट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये बैंकिंग टर्म है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। इसमें बेसिकली आपके दो टाइप्स के अकाउंट्स आ जाते हैं। जब आप NDTL की बात करेंगे तो इसमें दो अकाउंट आएंगे। दो अकाउंट कौन कौन से आते हैं? एक डिमांड बेस्ड होता है और एक टाइम बेस्ड होता है। डिमांड बेस्ड का मतलब आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आप पैसा वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, और एक होता है जो टाइम फिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप नेट डिमांड की बात करेंगे तो आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आता है। तो ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आएगा ये डिमांड ओरिएंटेड होता है, मीन नेट डिमांड पर बेस्ड होता है। और जब आप FD की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट की और रिकरिंग अकाउंट की, तो ये बेसिकली टाइम लायबिलिटी होती है। मीन्स एक टाइम पे फिक्स होता है। हम लोग FD कराते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट है, आप कभी भी एज पर योर डिमांड आप ATM के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और ये FD और रिकरिंग अकाउंट जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी इन शॉर्ट है ये। क्वेश्चन पूछा गया है ये दोनों किससे रिलेटेड है? तो मेनली ये बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि NDTL हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू। वो बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज फ्रॉम योर बजट, दैट इज बजट 2021 announced a 16-point action plan for which sector? बजट 2020-21 ने 16 सूत्री एक्शन प्लान किस क्षेत्र के लिए घोषित किया? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, सर्विस सेवा, या एक्सपोर्ट निर्यात के लिए? तो 16 पॉइंट एक्शन प्लान जो बजट में आया 2021 में, दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप जानते हैं दैट इंडिया हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, और हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो समय प्रेजेंट है, NDA गवर्नमेंट, BJP लेड गवर्नमेंट, इसका टारगेट है कि हमको 2022 तक किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी करनी है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। और अभी भारत सरकार ने उसी दिशा में काम करते हुए बहुत सारे फार्म्स बिल जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए, कानून में उसको बदला जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। तो हमारे देश में कृषि की क्या हालत है? एग्रीकल्चर, इंडिया प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, बट भारत में कृषि और किसानों की क्या स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं। तो हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसकी लिविंग स्टाइल में चेंज कैसे आए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बदले, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेड कैसे हो, इन्हीं सब चीज़ों पर बजट ने फोकस किया और 16 एक्शन पॉइंट फार्मूला बनाया
जिससे कि हमारे देश में कृषि का विकास हो सके। उसी में एक भारत में एग्रीकल्चर का एक नया मॉडल पेश करने की बात हुई कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए, हमको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आईं। तो मेनली जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका एग्रीकल्चर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है दैट निर्विक स्कीम विल प्रमोट, निर्विक निर्विक स्कीम विल प्रमोट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नन। तो निर्विक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो बेसिकली डिज़ाइन की गई थी टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ओके, निर्विक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि हमको जो है भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अब आप जानते ही हैं कि बिजनेस में हमेशा या ट्रेड में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ एक्सपोर्ट एंड सेकंड इज़ इम्पोर्ट। और जनरली है क्या कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डेफिसिट साइड पे रहता है, मींस नेगेटिव रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटिव है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी फिर अल्टीमेटली हमारी इनकम होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को फोकस किया गया, वोकल फॉर लोकल का स्लोगन दिया गया, जिससे हमारे देश की चीज़ें जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाएँ और फाइनली फिर हमें वहाँ से इनकम हो। तो बेसिकली निर्विक स्कीम जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. This is also from your budget. The question says that in the budget speech, the finance minister Nirmala Sitharaman has highlighted that several ailing companies and businesses were provided and exist through insolvency and bankruptcy code. Keeping IBC in mind, consider the following statements. Means जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेसिकली आईबीसी से रिलेटेड है, बैंकिंग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है। तो हम लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को भी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन आईबीसी से रिलेटेड है, उसी में कह रहे हैं कीपिंग आईबीसी इन माइंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लीगली अ फर्म और इंडिविजुअल बोथ कुड डिक्लेयर बैंकरप्ट when they are unable to meet their debt obligations. Both debtor and creditor can initiate the insolvency resolution process. National Company Law Tribunal is the regulator of IBC. During insolvency resolution process, 2/3 of the creditor must agree for revival plan to make revival options applicable. Okay, देखिए IBC जो ये आया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया और नंबर ऑफ टाइम्स इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। बेसिकली आईबीसी कोड जो है ना वो हमारे देश में जो आपका एनपीए का जो इशू है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, इस एनपीए के इशू को देखते हुए आया था कि हमारे देश में जो बैंकों का एनपीए है वो कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे बढ़ रहा है और ये वापस नहीं आ पाता है। तो हमारे देश में एक्चुअली में एज सच कोई बहुत टफ लॉ भी नहीं था। देयर वाज अ लॉ, इनफैक्ट देयर इज द लॉ दैट इज नोन एज सरफेसी एक्ट। उस सरफेसी एक्ट से भी बहुत ज़्यादा काम नहीं बना और हमारा जो एनपीए का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म भी नहीं हुआ, मूव करता रहा और बैंकों का एनपीए कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक लॉ पास किया दैट इज़ आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की जो सबसे मेन पॉइंट वो ये है कि ये एक टाइम बाउंड आपको पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए कहता है। एक टाइम बाउंड प्रोसेस में चीज़ें सॉल्व कर दी जाए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस लगाया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा कि लीगली अ फर्म और इंडिविजुअल बोथ कुड बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट व्हेन दे आर अनेबल टू मीट देयर डेब्ट ऑब्लिगेशंस। मतलब एक फर्म, एक कोई कंपनी या कोई एक व्यक्ति, दोनों अपने आप को या दोनों बैंकरप्ट घोषित किए जा सकते हैं जब वे अपने उधार को चुकाने में असमर्थ हो जाएं। ये सही है, एक व्यक्ति भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, एक कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो सकती है। दूसरा है कि बोथ डेबिटर एंड क्रेडिटर कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब
उधार देने वाला, उधार लेने वाला, डेबिटर एंड क्रेडिटर कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये भी सही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द रेगुलेटर ऑफ आईबीसी, ये भी सही है। आईबीसी के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, वहीं पर ये सारा प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी का। और फोर्थ है, ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 2/3 ऑफ क्रेडिटर मस्ट एग्री फॉर रिवाइवल प्लान to make revival options applicable. This is wrong. It's not 2/3, it's 3/4. Okay. तो fourth option is wrong. That is 1, 2 and 3 are correct. पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक। Now moving on to the next question. That is, ease of living has remained the theme of government's outlook for past some time. Consider the following statements. Ease of living has remained the theme of government's outlook for past some time. Consider the following statements. Ease of living, ease of living का मतलब आपका जीना कितना आसान है। जैसे ease of doing business आता है ना, भारत में बिजनेस करना कितना आसान है, ऐसे ही ease of living, ease of living मतलब आपकी लाइफ स्टाइल, आपका जीवन जो है वो कितना ईजी हो रहा है जीना। मीन्स क्या आपको लाइन लगनी पड़ रही है, क्या आपको एक कार्ड बनाने के लिए भी लाइन लगना पड़ रहा है, या बैंक में पैसा जमा करने की लाइन लगना पड़ रहा है। मीन्स आपको डे टू डे जो टफ टास्क होते हैं उसको गवर्नमेंट ईज कर दे। गुड गवर्नेंस जिसे हम बात करते हैं, कि आपको हम एक ऐसा गवर्नेंस दें, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दें जिससे आपके लाइफ में ईजीनेस बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन चीज़ों का होना, अब बैंक नहीं जाना पड़ता हमें डिपॉजिट करने पैसा या पैसा निकालने, आप एटीएम से डिपॉजिट कर देते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो जा रही है, आप ऑनलाइन पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ईजी बना देती हैं। उसी से रिलेटेड है कि ईज़ ऑफ लिविंग हैज़ रिमेन्ड द थीम ऑफ गवर्नमेंट्स आउटलुक फॉर पास्ट सम टाइम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स सीक्स टू हेल्प द सिटीज एक्सेस देयर livability with national and global benchmarks. Governance is given higher weightage in the index, followed by infrastructure, social and economy. Ease of living index ranking was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. Find the correct statement. Okay, फिर से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा, ease of living index seeks to help the cities access their livability with national and global benchmark। मतलब ease of living index जो है वो शहरों में लोगों को जीने में या लोगों को जीवन जीने के लिए राष्ट्रीय तथा ग्लोबल स्तर की चीज़ें उन्हें मिल सकें, इस बात पे जोर देता है। दूसरा कह रहा, गवर्नेंस इज गिवन हायर वेटेज इन द इंडेक्स फॉलोड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड इकोनॉमी। मतलब आधारभूत संरचना, सामाजिक और अर्थव्यवस्था, फॉलोड बाय ऑल दीज थिंग्स, गवर्नेंस इज गिवन हायर वेटेज। मीन्स सबसे पहली प्रायोरिटी ईज ऑफ लिविंग में गवर्नेंस है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा कह रहा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। So the wrong option is that the governance is given the higher weightage. This is wrong. Not governance, basically infrastructure is given your topmost priority. तो यहाँ पर C option सही है, that is 1 and 3rd, कि ease of living index seeks to help the cities access their livability with national and global benchmark, ये सही है। और ease of living index ranking was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, ये भी सही है। Governance वाला ऑप्शन गलत है। Now moving on to the next question, that is question number 9. Consider the following statements regarding inflation. मुद्रास्फीति महंगाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। Deflation is just opposite to inflation. पहला, cuts in government spending reduces inflation. Headline inflation excludes food and fuel. Inflation is a state where value of money increases. Okay. पहला कह रहे हैं कि डिफ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। दूसरा कह रहे हैं अगर सरकार अपने खर्चों में कटौती करती है तो महंगाई दर कम हो जाती है। तीसरा कह रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें
खाद्य व ईंधन शामिल नहीं होता। चौथा कह रहे हैं इन्फ्लेशन वो स्थिति है जहां पर मनी की जो वैल्यू, मुद्रा की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। अब हमको इसमें से सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन को समझते हैं और वहीं से हम इस आंसर को निकालेंगे, है ना। एंड वी विल कंपेयर व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, वी विल हैव अ कंपैरिजन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन वो एक कंडीशन है, ये वो एक स्थिति, ये वो एक स्टेज है जब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे कॉन्टिन्यूसली। जब एक तरफ आपको ऐसा लगेगा कि देश में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना महंगा हो रहा, दूसरी तरफ आपके जो मनी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी decreases, not increases, in fact decreases. Now this stage is known as inflation. Continuous rise in prices of goods and services is inflation. और जब वस्तु सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, महंगे होते हैं, तो मनी की वैल्यू अपने आप घट जाती है। आपको उतने रुपए में कम चीज़ें प्राप्त होंगी क्योंकि चीज़ महंगी हो गई। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है इन्फ्लेशन इज द स्टेट वेयर वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज। दिस इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी इन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन। ओके, नाउ इन्फ्लेशन इज दिस कंडीशन, डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। ये तो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, इसी के विपरीत स्थिति बनती है डिफ्लेशन की, जिसे हम लोग आगे चलकर रिसेशन भी कहते हैं। यही आगे रिसेशन हो जाता है, फिर रिसेशन से आगे डिप्रेशन आ जाता है। तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिफ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डिफ्लेशन जो होगा वहां पर इन्फ्लेशन के अपोजिट कंडीशन बनती, यहीं से मंदी की शुरुआत हो जाती है, डिमांड एकदम गिर जाती है। डिफ्लेशन का मतलब होता है देयर विल बी इन डिक्रीज इन डिमांड, और इन्फ्लेशन में क्या होता है? देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड। इन्फ्लेशन में इंक्रीज इन डिमांड, डिफ्लेशन में डिक्रीज इन डिमांड। ओके, सो जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर बाजार में तरलता ज़्यादा होगी, पैसे का बहाव ज़्यादा होगा, यहाँ पर बाजार में तरलता कम होती, पैसे का बहाव कम होने लगता है। एक स्लो डाउन आपको दिखेगा अर्थव्यवस्था में, एक मंदी का दौर दिखेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट सही है, दैट डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन, इट्स करेक्ट। सेकेंड है कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, इट्स ऑल्सो करेक्ट। अगर सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी तो महंगाई कम होती, क्योंकि सरकार अगर खर्चों में कटौती कर रही है तो उसको जो है पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना पड़ता, टैक्स वगैरह नहीं जनरेट करने पड़ते हैं, टैक्स वगैरह नहीं लगाती है। और अगर टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो होता है वो कम होने लग जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल। हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन को कहते हैं। जब ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है, हर सेक्टर का इन्फ्लेशन जब हम काउंट करते हैं, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाता है। और जो ये फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है, जब इस हेडलाइन से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बेसिकली कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर लेता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल, दिस इज रॉन्ग। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। सो द राइट आंसर इज 1 and 2, दैट इज द सी ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. It is also from budget. Now which of the following is statement is correct regarding budget 2021? पहला, government to sell part of its stake in LIC via public offering, पहला option. Doubling farmers income by 2022, and companies will no longer required to pay dividend distribution tax, or all of the above. Okay, 2020-21 में जो बजट आया था उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। दूसरा, किसानों की आमदनी 2022 तक बढ़ाई जाए, डबल की जाए, और कंपनीज को डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ तो राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बजट 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अनाउंसमेंट क्या है, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल इट्स स्टेक फ्रॉम LIC. नो, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. अब सरकार ने ये कहा कि हम LIC में से अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, शेयर्स को हम बेचेंगे. जब गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी से अपने परसेंटेज को सेल करती है, बेचती है, जब सरकार अपनी किसी कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को, अपने परसेंटेज को सेल करती है, नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. इसी को हम विनिवेश कहते हैं. तो जनरली एक टर्म मार्केट में बहुत आता है, डिसइन्वेस्टमेंट. तो जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो इसका मतलब है कि सरकार की जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जैसे BPCL, HPCL, LIC वगैरह, इनमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है. तो गवर्नमेंट इसमें से अपनी एक सर्टेन हिस्सेदारी सेल आउट कर देती है. क्यों सेल आउट करती है? बिकॉज गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ कैपिटल. गवर्नमेंट नीड्स कैपिटल. सरकार को पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी बिलोंगिंग्स को बेच देती है. उसी को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट गवर्नमेंट अनाउंस्ड सच अनाउंसमेंट इन योर बजट 2021. दूसरा, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये भी सही है. सरकार का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है. तीसरा कह रहे हैं कंपनीज विल नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड टैक्स. ये भी सही है कि सरकार ने बेसिकली कंपनीज को रिलैक्सेशन देते हुए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ना पे करने की बात कही थी, जिससे हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और भारत में निवेश बढ़ सके. इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी सर्कुलेट होंगी, रोटेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन होगा, और अल्टीमेटली हमारे GDP को उसका फ़ायदा होगा. सो हियर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके.